इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएन क्लासेस क्लास 10 सीबीएसई का टेस्ट नंबर 17। शुरू करते हैं पेपर 1 की डिस्कशन से, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट सेज, इन ट्रायंगल्स ABC and DEF, AB by DE is equal to BC by FD, then they will be similar when A option angle B is equal to angle E, B option angle A is equal to angle D, C option angle B is equal to angle D, and D option angle A is equal to angle F। गिवन क्या है? पेयर ऑफ साइड्स की रेशियो इक्वल है। अब दो पेयर ऑफ साइड्स की रेशियो इक्वल है, उसके साथ ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी बतानी है, कौन सा एंगल इक्वल हो जाए। तो कौन से रूल की हम बात कर रहे हैं? टू साइड्स एंड वन एंगल। तो वी आर टॉकिंग ऑफ SAS रूल। SAS रूल की बात कर रहे हैं। तो SAS रूल लगाने के लिए टू पेयर ऑफ साइड्स, एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स, मींस कॉमन वर्टेक्स वाला एंगल। अब अगर हम देखें ABC ट्रायंगल में AB साइड ली है और BC साइड ली है, तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा आया? B। और DF ट्रायंगल में हमने DE साइड ली है और FD साइड ली है, कॉमन वर्टेक्स कौन सा आया? D। इसका मतलब है जब एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द टू गिवन पॉलीगन्स आर सिमिलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दो गिवन पॉलीगन्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ये गिवन, और कुछ साइड्स की लेंथ दी हुई हैं ऑप्शंस में। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ साइड लेंथ मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये साइड लेंथ फाइंड करें। पॉलीगन सिमिलर दे रखे हैं, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अगर हम सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखे हैं तो देखें बी एंगल किसके इक्वल है? एफ के। एंगल ए किसके इक्वल है? ई के। और एंगल डी किसके इक्वल है? एच के। तीन एंगल्स इक्वल हो गए तो डेफिनेटली चौथा एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल होगा। तो सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखनी है तो यहां से अगर मैं लिखता हूं BADC, BADC इज सिमिलर टू, कौन से पॉलीगन के सिमिलर होगा? नेमिंग करें तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग है F, A के कॉरेस्पॉन्डिंग है E, तो FE, D के कॉरेस्पॉन्डिंग H, चौथा वर्टेक्स चौथे के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग G। तो BADC इज सिमिलर टू FEHG। सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिख लिया। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ साइड लेंथ गिवन है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो BA अपॉन FE इज इक्वल टू AD अपॉन EH इज इक्वल टू DC अपॉन HG इज इक्वल टू CB अपॉन GF। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिख ली, ये इक्वल होगा। अब जो वैल्यूज पता है वो पुट कर देते हैं। जैसे BA पता है हमारे को कितनी? 25। और क्या पता है? AB पता है, AD पता है, AD कहां पर है? यहां पर 20। और क्या पता है? BC पता है, BC कहां पर है? यहां पर, दैट इज 15। इधर से क्या पता है? HG पता है, HG इज दिस वन 6, और GF पता है, दिस वन दैट इज 9। अब तीन अननोन है, FE, EH और DC। तो सबसे पहले देखें तो यहां से DC की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। DC विल बी इक्वल टू 15 इंटू 6 बाय 9, 90 बाय 9 दैट इज 10। तो DC 10 आ गया। यहां पर अगर हम देखें
तो ऑप्शंस में देखें किस ऑप्शन में DC10 है, यहां नहीं है, यहां पे DC10 है, और DC10 कहां पर है, यहां पर है। तो A और C तो नहीं हो सकती, B और D में अभी हमारे को डिसाइड करना है। तो अब हम दूसरी लेंथ पे चले जाते हैं। इन दोनों का अगर मैं यूज करूं तो यहां से मेरे पास EH की लेंथ आ जाएगी, EH इज इक्वल टू 20 इंटू 9 बाय 15। इसको अगर हम करें, दिस कम्स आउट टू बी 12। तो EH 12 है। इसमें अगर हम देखें तो EH 15 है, यहां पे EH 12 है। तो विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन? D ऑप्शन शुड बी द। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पॉइंट्स -4, 0, 4, 0 and 0,3 are the vertices of equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle और right triangle। ये जो तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, ये किसके वर्टिसेस हैं? इक्विलेटरल के हैं, स्केलिन के हैं, आइसोसेलेस के हैं, कि राइट ट्राइंगल के? ये बताना है। मींस हमारे को ये बताने के लिए साइड लेंथ की जरूरत है, तो हमारे को साइड लेंथ फाइंड करनी है। वैसे सबसे पहले अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, एक पॉइंट है 4,0, इट विल बी समवेयर हियर। एक है -4,0, इट विल बी समवेयर हियर। और एक पॉइंट है 0,3, इट विल बी हियर। इन तीन पॉइंट्स के 4,0, -4,0, 0,3, इस ट्राइंगल का बताना है कि ये ट्राइंगल कैसा है। भाई साइड लेंथ दिख ही रही है हमारे को। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, ये 4 ये 3, तो ये कितनी है? 5। ये 3 ये 4 ये 5, दो साइड इक्वल आ गई है। और ये साइड 8, भाई 4 ये तो ये 8। अब ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है। इक्विलेटरल तो नहीं है, स्केलिन भी नहीं है। राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में डिसाइड करना है। अब वो डिसाइड करने के लिए हो सकता है ये राइट एंगल भी बन जाए, तो यहां पे चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25 और 5 का 25। 25 प्लस 25 50 बनना चाहिए, यहां तो 64 है। मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो विच ऑप्शन? C option is the correct one. So next question, question number 4. The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are A, B and C is A option, B option, C option, D option. अब 3 vertices of parallelogram given है, हमें फोर्थ वर्टेक्स बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक बार। अब पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस, ए दे दिया -2, 5, बी दे दिया 6, 7, सी दे दिया 8,3 और डी के कोऑर्डिनेट्स हम पता लगाते हैं। अगर आप ध्यान दो, दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमें यहां पर जाना है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। इनका यूज करते हुए अगर मुझे ये फाइंड करना है, तो पैरेललोग्राम को रिकॉल करें तो पैरेललोग्राम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मींस AC डायगोनल और BD डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट होगा, ये डायगोनल्स का कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा। अब डायगोनल्स का मिड पॉइंट फाइंड करना, देखो A भी पता है, C भी पता है, तो AC का मिड पॉइंट तो लिख ही सकता हूं मैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला। तो -2 + 8, 6, 6/2 दैट इज 3, 5 + 3, 8, 8/2 दैट इज 4। तो ये पॉइंट आ गया 3,4। अब ये इसका भी तो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लगाऊं 6 प्लस समथिंग बाय 2 इज 3, तो दिस नंबर हैज टू बी 0. 7 plus this number by 2 is 4, so this number has to be 1. 7 plus 1 8, 8 by 2 is 4. So 0, 1. So which option is the correct one? C option is the correct one. So we will now discuss question number 5. PQRS is a parallelogram. M and N are the midpoints of PQ and RS respectively. Which of the following is not true? ये 4 statements दी. इन 4 statements में we have to select the one which is not true. जो true नहीं है, means वो क्या है? False. अगर मुझे false statement choose करनी है, means जो remaining 3 होंगी, वो क्या होंगी? True statements होंगी. अब ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी. वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाए थे. PQRS is a parallelogram. M and N are the midpoints. PQ का midpoint है M, RS का midpoint है N. ठीक. फिर पहली ऑप्शन जो है वो है RM ट्राइसेक्ट्स QS. तो QS बना देते हैं. RM को ज्वाइन करते हैं. फिर दूसरे में क्या करना है? PSN ट्राइंगल की बात हो रही है. PSN ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ज्वाइन P to N. RQM ट्राइंगल की बात हो रही है, वो ज्वाइन हो गया है. फिर PN ट्राइसेक्ट्स QS एंड MS इज नॉट पैरेलल टू QN. MS और QN को भी ज्वाइन कर देते हैं. अब हम देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. अगर हम A और C ऑप्शंस को देखें तो ये दोनों ऑप्शंस RM ट्राइसेक्ट्स QS, PN ट्राइसेक्ट्स QS. QS को ट्राइसेक्ट करना, तो देखते हैं ये दोनों ऑप्शन एक साथ ट्रू हो सकती है क्या? QS ये है, PN इज दिस वन, RM इज दिस वन. ठीक है. तो RM ट्राइसेक्ट्स QS मीन्स ये जो पार्ट है ये पूरे का क्या है? 1/3. फिर इधर बोला PN, ये भी QS को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये जो पार्ट है ये QS का क्या है? 1/3. चेक करना है, वेरीफाई करते हैं है कि नहीं है. अब देखो गिवन क्या है? गिवन है M और N क्या है? मिड पॉइंट. अगर M और N मिड पॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली PM जो है वो हाफ ऑफ PQ हो गया और NR जो है वो हाफ ऑफ RS हो गया. भाई ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, और ये पैरेलल तो है ही है सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो ये जो फिगर बन गई PMRN, ये भी क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम बन गई. और अगर आप ध्यान दो, M तो मिड पॉइंट दे रखा था किसका? PQ का, और ये लाइन इसके पैरेलल है. तो अगर इस पॉइंट को मैंने रखा X, तो PQX ट्राइंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट आया ये इसका क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया. मींस ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल हो गए. कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गए. अभी हमने एक मिड पॉइंट यूज करा. सिमिलरली अगर आप इधर देखो तो N मिड पॉइंट है, और अभी हमने कहा कि ये और ये क्या है? पैरेलल हैं. तो SYR ट्राइंगल के अंदर ये मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये जो पॉइंट आया ये SY का क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया. मींस ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है? इक्वल है. तो डेफिनेटली A और C पार्ट तो वेरीफाई हो गए, तो दे कांट बी फॉल्स. ये तो ट्रू है. अब रह गए ये दो ऑप्शंस. इन दो ऑप्शंस में से देखना है विच इज नॉट ट्रू. तो पहली वाली देख लेते हैं, PSN और RQM. PSN ये वाला ट्राइंगल है, RQM ये वाला ट्राइंगल है. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है.
देखें भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, एक एक एंगल तो इक्वल मिल गया। अगर एक चीज और मिल गई, एक एंगल और मिल गया, तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी हमने कहा कि PMRN क्या बना था, एक पैरेललोग्राम, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लीनियर पेयर से इनके साथ वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स भी डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो PFN और RQM ट्राइंगल डेफिनेटली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों प्रूव हो गई कि ट्रू हैं। तो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल ABC द लाइन पैरेलल टू BC intersects AB and AC at P and Q respectively. If AB ratio AP is 5:3, then AQ ratio QC is, options are given. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बना दिया, ABC, what they say, the line parallel to BC intersects AB and AC at P and Q. BC के पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, AB को P पॉइंट पे, AC को Q पॉइंट पे। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। और क्या गिवन है, AB रेशियो AP, AB रेशियो AP इज गिवन 5/3, AB by AP। और क्या बताना है, AQ रेशियो QC, AQ रेशियो QC बतानी है। PQ पैरेलल टू BC है, क्या यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, तो AP रेशियो PB विल बी इक्वल टू AQ रेशियो QC। अगर मुझे AP रेशियो PB मिल जाए तो AQ रेशियो QC उसी के इक्वल है। अब ये फाइंड करने के लिए गिवन क्या है, AB by AP is 5/3, means if AB is equal to 5K, तो AP is equal to 3K। अब ये 5K 3K है, तो ये कितना हो गया, 2K। तो ये रेशियो क्या आ गई, AP रेशियो PB, AP रेशियो PB comes out to be 3:2। तो AQ रेशियो QC भी क्या होनी चाहिए, 3:2। तो which option, A option is the correct one. Next is question number 7. In the given figure, angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC. Then these 4 options are given. यहां पर देखें फिगर में, ये एंगल 90 है BAC, AD is perpendicular to BC। अब ऑप्शंस को देखें तो पहली ऑप्शन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। दूसरी ऑप्शन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD एंड बोथ A एंड C। A ऑप्शन, C ऑप्शन। तो हमारे को ये चेक करना है। अब जो गिवन चीजें हैं उससे अगर हम देखें, पहला AD स्क्वायर BD इंटू CD, तो इन दो ट्राइंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो ये हमने रिजल्ट करा हुआ है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन दिस परपेंडिकुलर डिवाइड्स दिस ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। और सिमिलैरिटी दिखती है भाई, ये 90 ये 90। अगर इस एंगल को मैंने लिया थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 90 ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा हो गया, पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो डेफिनेटली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, BDA ट्राइंगल इज सिमिलर टू ADC ट्राइंगल बाय AA रूल। तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो मैं लिख सकता हूं। तो देखते हैं, BD
बाय एडी इज इक्वल टू डीए बाय डीसी। इतना लिखा तो देख के क्या ध्यान में आ रहा है, एडी इंटू एडी, एडी स्क्वायर, बीडी इंटू डीसी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। ये चीज तो बन रही है, ठीक। तो ए ऑप्शन तो डेफिनेटली ट्रू है, बट एक ऑप्शन डी जो है वो कहती है बोथ ए एंड सी आर ट्रू, ए के साथ सी भी ट्रू है। तो अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है बीसी और बीडी के साथ। तो ध्यान में आता है कि ये दो ट्राइंगल आपस में तो सिमिलर थे, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल जो है ये भी क्या है, सिमिलर। क्यों? बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, और बड़े और छोटे दोनों ट्राइंगल में एंगल बी क्या है, कॉमन एंगल है। तो मैं कह सकता हूं बी डी ए ट्राइंगल, कौन सा, बी डी ए ट्राइंगल किसके सिमिलर है, बी ए सी ट्राइंगल के। तो यहां से हम रेशियो लिखते हैं, क्या बनेगा, बी डी बाय बी ए इज इक्वल टू डी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी ए बाय बी सी। अब हमारे पास जो ऑप्शन थी वो थी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा बी डी इंटू बी सी। ए बी स्क्वायर बी डी इंटू बी सी मीन्स ये भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। तो विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीसीडी आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। These two are similar triangles. Which of the following is the correct similarity statement? Correct similarity statement कौन सा है? ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये तो दे रखा है, चेक कर लेते हैं भाई। अब इसमें एंगल्स की तो कोई बात नहीं हुई, साइड्स गिवन है, तो साइड्स की रेशियो से हम सिमिलैरिटी बना लेते हैं। देखें, पहले छोटे ट्राइंगल की साइड्स लिखते हैं, एक 3, एक 4 और एक 4.5, 3, 4, 4.5। बड़े वाले ट्राइंगल में साइड्स लिखते हैं, सबसे छोटी साइड 4.5, फिर 6, फिर 6.75। तो डेफिनेटली सिमिलैरिटी ऐसे ही बननी चाहिए, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है, 4.5। 3 से अगर हम 4 की तरफ जा रहे हैं तो बी सी डी, हम ऐसे गए तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, ठीक है। तो 4.5 से हमने कहां पे जाना है, 6 की तरफ जाना है। तो यहां पे अगर हम यहां से चल रहे हैं बी सी डी, तो यहां आएंगे डी बी ए। तो बी सी डी और डी बी ए। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सिमिलैरिटी स्टेटमेंट? भाई बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी आना चाहिए, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आना चाहिए और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए आना चाहिए। तो बी सी डी डी बी ए, यहां पे अगर हम देखें बी सी डी डी बी ए, कॉरेस्पॉन्डेंस आ गई। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, बिल्कुल ठीक है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी। मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। So now we discuss question number 9. The coordinates of the vertices P and Q of an equilateral triangle PQR are 1,3 and 0,0. The coordinates of R can be A option, B option, C option, D option. अब हमारे को दो वर्टिसेस दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, एक ये
तीसरा वर्टेक्स नहीं दिया। वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। भाई एक तो तरीका क्या है, मैं पहले इस पॉइंट को चेक करूं, इन तीनों से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है कि नहीं। भाई यहां से साइड लेंथ आ गई, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूं, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूं, देखो। फिर इसके साथ चेक करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है कि नहीं, फिर इसके साथ चेक करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है कि नहीं, फिर इसके साथ चेक करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। यहां से देखना है, यहां से देखना है, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना है, चौथा भी चेक करना है। कोई और मेथड भी देख सकते हैं। देखो these points 0,0 0,0 is a very nice point। तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको अगर देखें तो इधर ध्यान दो, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, 0,0 इज दिस पॉइंट। फिर एक पॉइंट है 1,√3 1,√3 √3 विल बी समवेयर हियर, यहां पर होगा। तो ये पॉइंट है 1,√3। दो वर्टिसेस तो पता है हमारे को। अब तीसरा वर्टेक्स कहां पर आएगा? अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। ये डिस्टेंस कितना है भाई? यहां पर 1 है, तो दिस डिस्टेंस इज 1। और यहां पर अगर मैं देखूं तो 1,√3, तो ये पॉइंट है √3, तो ये कितना है डिस्टेंस? √3। अब ये 1 है, ये √3 है, तो ये डिस्टेंस तो पता है हमारे को कितना? 2। एक चीज वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आ जाता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ये √3 है, ये 1 है, इस एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan। टेंजेंट रेशियो से ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 60 डिग्री। दिस एंगल कम्स टू बी 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल 60 डिग्री का आ गया तो डेफिनेटली जो तीसरा वर्टेक्स लाई करेगा, क्योंकि ये एंगल 60 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री के होते हैं, जो थर्ड वर्टेक्स लाई करेगा वो डेफिनेटली किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। क्यों? इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये साइड तो फिक्स है, तो ये 60 डिग्री का एंगल तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही तीसरा वर्टेक्स आना है। एक्स एक्सिस पे तीसरा वर्टेक्स आना है तो और भी आसान काम हो गया। भाई ये साइड 2 है तो यहां पे भी 2 बनना चाहिए, ये 1 है तो 1 और आगे जाना है, तो तीसरा वर्टेक्स कहां पर होगा? यहां पर, दैट इज 2,0। ठीक है, तो यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन? डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इट सेज, इफ द डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी intersects AE at F, where E is any point on BC, then 4 options are there, and D option is all of these. अब ये गिवन है तो सबसे पहले एक फिगर, डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया ABCD। इसके बाद क्या बोला है? इंटरसेक्ट्स AE, डायगोनल BD डायगोनल बनाओ, इट इंटरसेक्ट्स AE at F where E is any point on BC। E is any point on BC। BC पर कोई भी एक पॉइंट है E, सपोज ये पॉइंट है E। BD meets AE at F, ए को ई से ज्वाइन करो, दिस पॉइंट इज एफ। अब जो रिलेशंस गिवन है, ये जो ऑप्शंस चेक करनी है, जैसे डीएफ ईएफ, अगर आप देखो डीएफ इन्वॉल्व हो रहा है, ईएफ इन्वॉल्व हो रहा है, एफ बी इन्वॉल्व हो रहा है, एफ ए इन्वॉल्व हो रहा है, ये इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें अगर हम देखें एएफ इन्वॉल्व हो रहा है, ईबी इन्वॉल्व हो रहा है, ईएफ इन्वॉल्व हो रहा है,
AD इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ध्यान में आ रहा है कि इन दो ट्राइंगल्स में हम बात कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो यहां पर भी BF इन्वॉल्व हो रहा है, AD इन्वॉल्व हो रहा है, तो यही दो ट्राइंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, क्या ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है? डेफिनेटली दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, यहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम लिख लेते हैं DFA triangle is similar to triangle BFE। तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखें तो ये आ गया DF बाय BF इज इक्वल FA अपॉन FE इज इक्वल टू DA अपॉन BE। या अब ये जो स्टेटमेंट बने हुए हैं ये कैसे बनेंगे? दो रेशियोज को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज बन सकती है। तो देखते हैं यहां से DF इंटू EF इज इक्वल टू FA इंटू BF। तो DF इंटू EF इज इक्वल टू FA इंटू BF। ये ऑप्शन तो ठीक हो गई। इन दो को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज आती है। यहां पर है AF इंटू EB, AF इंटू EB, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AF इंटू EB इज इक्वल टू DA इंटू FE, DA इंटू FE, मीन्स ये ऑप्शन भी ठीक हो गई। तो वी आर गोइंग फॉर ऑल ऑफ दिस। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, BF इंटू AD, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BF इंटू AD इज इक्वल टू DF इंटू BE, ये भी ट्रू, मीन्स ऑल द थ्री आर करेक्ट। So option D, all of these. Next question is question number 11. The center of the circle passing through the points 5, -8, 2, -9 and 2, 1 is A option, B option, C option, D option. हमें क्या बताना है? Center of the circle passing through these 3 points. एक सर्कल, और ये सर्कल किन पॉइंट से पास कर रहा है? ये 3 पॉइंट। एक पॉइंट है 5, -8, एक पॉइंट है 2, -9 और एक पॉइंट है 2, 1। ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब सेंटर ऑफ द सर्कल तो यहां कहीं होगा। एक तो तरीका, अब ये MCQs हैं तो MCQs को करना है, तो एक तो तरीका क्या है, मैंने पहले पॉइंट को लिया, फिर सेंटर से इन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे, रेडियाई है। तो पहला पॉइंट यहां पे रखा, सबके डिस्टेंसेस निकाले, चेक करा, फिर दूसरे पॉइंट को रखा, फिर चेक करा, फिर तीसरे पॉइंट को चेक करा, ऐसे में चेक कर सकता हूं। बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। और कुछ सोचें तो ध्यान में आता है भाई ये पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी x, y, तो इसका डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, इसका डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, दोनों को इक्वेट करा, x और y में एक रिलेशन मिल गया। फिर ऐसे ही इसका डिस्टेंस यहां से निकाल लिया, इन दोनों को इक्वेट करा, x और y में दूसरा रिलेशन मिल गया। उनको सॉल्व करके आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लियर? एक और वे भी हो सकता है। इनफैक्ट ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो डेफिनेटली क्या बनने वाला है? एक ट्राइंगल बनने वाला। मैं चेक करता हूं ये कैसा ट्राइंगल है। तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ये वाली साइड लेंथ निकालता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला से जब मैं ये साइड लेंथ निकालूंगा, ये साइड लेंथ आ जाती है √2 - 2 is 0, 1 - -9, 10 का स्क्वायर 100।
फिर ये वाली साइड लेंथ फाइंड करी, 2 minus 5 minus 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 minus minus 8 प्लस 8, तो 1 plus 8 9, 9 का स्क्वायर 81, ये आ गया अंडर रूट 90। क्या बना ये? अंडर रूट 90। ऐसे ये साइड लेंथ निकाल लेता हूं, 5 minus 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -8 माइनस ऑफ -9, तो +9, -8 + 9 इज 1, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या बना? अंडर रूट 10। ये बना अंडर रूट 90, ये बना अंडर रूट 10, ये बना अंडर रूट 100। कुछ ध्यान में आया भाई? इसका स्क्वायर 90, इसका स्क्वायर 10, इसका स्क्वायर 100, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है। तो square of this side is equal to sum of squares of these two sides. So what can you say about this angle? What can you say about this angle? This angle must be 90 degree. अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो पता है क्या हुआ? हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनता है? सेमी सर्कल में। एंगल इन अ सेमी सर्कल मीन्स ये जो लाइन है ये इस सर्कल का क्या होना चाहिए? डायमीटर। हमने तो रफ में पॉइंट्स प्लॉट करे, हमने एक्चुअल पोजीशन तो देखी नहीं, तो ये इस सर्कल का क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए, तभी तो ये एंगल 90 बनेगा। और अगर ये डायमीटर है तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। 2 + 2 by 2, 2, 1 minus 9 minus 8 by 2 minus 4. So 2, minus 4. So which option? C option is the correct one. And now we will discuss question number 12. If P divides the join of A -2 -2 and B 2 minus 4 such that AC by AB is 3/7, then the coordinates of P are A option, B option, C option, D option. क्या बोला है क्वेश्चन में? P divides the join of this and this. Join of this and this line segment. A point -2 -2, B point 2 minus 4. P divides this join means P divides this line segment, say this is point P, such that AP by AB is 3/7. AP by AB is 3/7 means if this is 3K, this is 7K. अगर ये 3K है, ये पूरा 7K है, तो ये कितना हो गया? 4K। तो दिस रेशियो इज 3/4। AP रेशियो PB इज 3/4। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बताने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स में डेफिनेटली बता सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे? 3 × 2 + 4 × -2। 3 × 2 is 6, 4 × -2 is -8, 6 - 8 is -2 by 3 + 4 7। सेक्शन फॉर्मूला। इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट 3 × -4 -12 + 4 × -2 -8, -12 -8 -20 by 3 + 4 7, -2/7 -20/7. So which option? B option is the correct one. Now we pass on to case study 1. Let's read it. Vijay is trying to find the average height of a tower near his house. He is using the properties of similar triangles. The height of Vijay's house is 20 meters. When Vijay's house casts a shadow 10 meters long on the ground. At the same time, the tower casts a shadow 50 meters long on the ground and the house of Ajay casts 20 meters long shadow on the ground. Then the questions follow. Given information के हिसाब से भाई एक तो विजय के हाउस की बात हुई है, it is casting a shadow,
then there is a tower, it is casting a shadow on the ground, then there is Ajay's house, which is also casting a shadow on the ground, but all these at the same time. Very important information, same time. Same time पे अगर हम शेडोज की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, सेम टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? द एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विल बी द सेम. मीन्स हर केस में एलिवेशन जो है दैट विल बी द सेम. दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा. तो डेफिनेटली सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लग रहा है. ये तीनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर. बाय ए रूल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है? द हाइट ऑफ द टावर इज. टावर की हाइट बतानी है. अब हमारे को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम इस फिगर में लिख लेते हैं. हाइट ऑफ विजय's हाउस. विजय's हाउस इज 20 मीटर when Vijay's house casts a shadow 10 meter long on the ground. जो shadow की length है that is 10. At the same time, tower casts a shadow 50 meter long on the ground. Tower की shadow जो है that is 50 meter. And the house of Ajay casts 20 meter shadow on the ground. अजय के हाउस की जो shadow है that is 20 meter. Height of tower बतानी है. Height of tower बतानी. देखो यहां पे आपको दोनों पता है. यहां पे आपको ये पता है, ये नहीं पता, बट डेफिनेटली दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलैरिटी में अगर मैं रेशियो लगाऊं, शेडोज की रेशियो 10/50 विल बी इक्वल टू 20 हाइट ऑफ टावर जो हमने फाइंड करनी है. इसको सिंप्लीफाई करा तो दैट विल गिव मी 20 into 50/10. 10 5s are, so 20 into 5 is 100. So which option? C option is the correct one. Now, question number 14. The length of the shadow of the tower when Vijay's house casts a shadow of 12 meter is. क्या बोला है? Length of the shadow of the tower. Tower के shadow की length. कब? When Vijay's house casts a shadow 12 meter. जब विजय का हाउस 12 मीटर की शेडो बना रहा है, मीन्स लेंथ ऑफ शेडो इज 12. उस केस में टावर की शेडो की लेंथ क्या होगी? नहीं पता. ठीक. तो यहां पर अगेन अभी हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड कर ली थी, दैट वाज 100 मीटर. अब अगर हम करें क्वेश्चन को तो दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं, तो 20/100 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो is equal to shadows की ratio that is 12 by question mark. So question mark is equal to 12 into 100 by 20. 25 are. So 12 into 5 gives me 60. So which option is the correct one? D option is the correct one. Now the next question. Question number 15. The height of Ajay's house is. अब हमें क्या बताना है? Ajay's house, उसकी हाइट बतानी. ऑप्शंस आर देयर. अगेन अगर हम देखें ये चीज हमने बतानी है, ये 20 है, शेडो की लेंथ पता है, हाइट बतानी है. विजय के हाउस में हाइट पता है, शेडो की लेंथ पता है. तो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. तो यहां से रेशियो को हम यहां कैरी ओवर कर सकते हैं. तो 20 रेशियो ऑफ हाइट्स 20 by question mark is equal to 10/20. तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंड दिस कम्स आउट टू बी 40. तो हाइट ऑफ अजय's हाउस इज 40 मीटर. विच ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. And now the last question of this case study, question number 16. When the tower casts a shadow 40 meter, at the same time, what will be the length of shadow of Ajay's house? क्या बोला है? When the tower casts a shadow 40 meter. टावर की शेडो की लेंथ अगर 40 मीटर है, at that time, what will be the length of shadow of Ajay's house? इसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर
हाउस, अजय हाउस जो है उसकी हाइट फाइंड कर ली थी, दैट इज 40 मीटर। अब हमारे को क्या बता रखा है, टावर की शेडो तो है 40 मीटर लॉन्ग, तो अजय हाउस जो है उसकी शेडो की लेंथ क्या होगी, अब ये बताना है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये दोनों ट्राइंगल्स डेफिनेटली क्या है, सिमिलर हैं। तो 100 बाय 40 इज इक्वल टू शेडोज की लेंथ 40 बाय व्हाट वी नीड टू फाइंड, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास ये आ जाता है 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स मी 16। तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस कम्स आउट टू बी 16। विच ऑप्शन? A option is the correct one. Let us now discuss case study 2. Let's read. In a rectangular park, 3 lampposts are erected such that their feet forms a triangle. The location of the lampposts is given by P, Q, and R. Bird baths are to be constructed at S, T, U, exactly midway between the lampposts at P and Q, P and and R and Q as shown. ये फिगर गिवन है. If the lampposts at Q and R are 5√2 units apart, then answer the following questions. ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये फिगर गिवन है. इसमें ये P, Q एंड R पॉइंट्स हैं. रेक्टेंगुलर पार्क है. 3 लैंप पोस्ट आर इरेक्टेड एट P, Q एंड R एंड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन दीज लैंप पोस्ट एट S, T एंड U. What is to be done? Bird baths are to be constructed at these points. फिर गिवन इंफॉर्मेशन है लैंप पोस्ट एट Q एंड R आर 5√2 यूनिट्स अपार्ट. Q और R के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है 5√2. इसको मार्क कर लेते हैं, 5√2 यूनिट्स अपार्ट. ठीक. पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S आर. S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अब S पॉइंट कहां पर है? यहां पर बिटवीन P एंड Q, एग्जैक्टली मिडवे. मीन्स ये पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट है बिटवीन P एंड Q. तो मिड पॉइंट तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई. x1 प्लस x2 बाय 2, तो -3 प्लस 3 0, 0 बाय 2 0, 4 प्लस 4 8 बाय 2 4, तो 0, 4. विच ऑप्शन? C option is the correct one. Next question is, if the coordinates of point T are -5/2, K, किसके कोऑर्डिनेट्स? T पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5/2, K, where K is less than 2, then K is. अब हमने K की वैल्यू बतानी है. अब K की वैल्यू कैसे पता लगे? देखो, R पॉइंट अभी हमारे को नहीं पता. K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें K इन्वॉल्व हो. वहां से सॉल्व करके हम K की वैल्यू निकाल लें. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये डिस्टेंस गिवन है हमारे को 5√2. ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट. अगर मैं S को T से ज्वाइन कर दूं तो ये जो ST डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस का इसके साथ क्या रिलेशन होगा? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स इज डेफिनेटली हाफ ऑफ द थर्ड साइड. ये हमने 9th में पढ़ा है अंडर मिड पॉइंट थ्योरम. तो ST जो लाइन सेगमेंट है, ये हाफ ऑफ 5√2. मींस ये डिस्टेंस पता है हमारे को. अगर ये डिस्टेंस पता है मेरे को 5√2/2, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, एक्सेप्ट K, तो आई कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी अंडर रूट ऑफ
0 माइनस -5/2, तो 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k होल स्क्वायर, दिस होल अंडर द रूट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? 5√2/2, 5√2/2। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो ये अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैंने स्क्वेयरिंग करी तो यहां से ये आ गया 25/4 प्लस 16 प्लस k स्क्वेयर माइनस 8k इज इक्वल टू, ये हो गया 25 इंटू 2 50/4। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई करा तो यहां पर ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 64 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 32k इज इक्वल टू 50। भाई 4 से 4 कैंसिल कर दिया अब हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 4k स्क्वायर माइनस 32k, यहां पे बना 89 माइनस 50, तो प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ k। आई कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय k मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग k की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को। k की दो वैल्यूज आएंगी यहां से, एक वैल्यू आती है 13/2 और एक वैल्यू आती है 3/2। बट हमारे को क्या बोला है? हमारे को यह बोला है k इज लेस देन 2। अब एक वैल्यू आ गई 13/2, एक आई 3/2। 13/2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, तो ये तो हो नहीं सकती। तो विच हैज टू बी द करेक्ट वन? 3/2। अब 3/2 कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर आर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, भाई आर पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू निकाली थी? के की वैल्यू निकाली थी। के की वैल्यू हमने निकाल ली थी, दैट इज 3/2। तो अब अगर आप ध्यान दो, आपको पी पॉइंट पता है, आपको टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और जो पॉइंट टी है, ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट -5/2 इज इक्वल टू -3 प्लस x/2। तो यहां से सॉल्व करा तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज -2। इसी टाइप से 4 प्लस वाई, वाई कोऑर्डिनेट 4 प्लस y/2 और y कोऑर्डिनेट है क्या? 3/2। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है और y की वैल्यू आ जाती है -1। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 -1, दैट इज ऑप्शन डी। And now the last question of case study 2 as well as paper 1, the length of side PR is A option, B option, C option, D option। PR की लेंथ, P पॉइंट ये है, R पॉइंट ये है। R के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड करे हैं, वो आ गए थे -2 -1। अब P भी पता है, R भी पता है, आपको क्या लिखना है? लेंथ ऑफ द साइड PR मीन्स वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये आ गया अंडर द रूट -3 माइनस ऑफ -2, तो +2, -3 + 2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1, तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट 26। तो विच ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 2, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। पेपर 2 में क्वेश्चंस कैसे थे? इंटीजर आंसर टाइप, मीन्स जिसका आंसर फाइंड करना था और इंटीजर की फॉर्म में यू हैव टू फिल द आंसर।
पहला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, BC is equal to 9, EF is equal to 6, and perimeter of triangle ABC is 87. Then write the perimeter of triangle DEF. दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, BC साइड दे दी, EF साइड दे दी। अगर आप देखो BC ये है, EF ये है, कैसी साइड हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो 9/6। फिर बात हुई है पेरीमीटर ऑफ एबीसी, इसका पेरीमीटर, डीएफ का पेरीमीटर फाइंड करना। अच्छा, साइड्स की रेशियो और पेरीमीटर्स की रेशियो में कुछ रिलेशन होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स के केस में साइड्स की रेशियो और पेरीमीटर्स की रेशियो क्या होती है? इक्वल। मीन्स 9/6 इज इक्वल टू 87 बाय पेरीमीटर ऑफ डीएफ, जो हमने फाइंड करना है से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 87 इंटू 6 अपॉन 9। 3 2 3 3 3 से यहां पे करा, 3 2 6, 3 9 20। x इज इक्वल टू 29 इंटू 2। तो फाइनल आंसर इज 29 इंटू 2, दैट इज 58। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर XY is parallel to CD, XY is equal to 4, CD is equal to 8, area of triangle AXY is 20, then write the area of trapezium XYDC. फिगर गिवन है, XY is parallel to CD, ये गिवन है, XY is 4, CD is 8, area of AXY, AXY का एरिया दे दिया हमारे को, और किसका एरिया पूछा है? ट्रेपीजियम XYDC, इसका एरिया पूछ लिया। ये एरिया गिवन है, ये पूछ लिया। अगर आप ध्यान दो, ये एरिया मिल सकता है अगर मुझे ये पूरा एरिया मिल जाए। ये एरिया पता है हमारे, ये पता है और ये पता है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्लियर कट ध्यान में आ रहा है, एरियाज पे जाना है, लाइन पैरेलल है तो सिमिलैरिटी लगनी चाहिए। और AXY ट्राइंगल इज डेफिनेटली सिमिलर टू ACD ट्राइंगल। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एंगल कॉमन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस आर पैरेलल, तो वहां से ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी आ गई। वंस ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी साइड 4, इसकी साइड 8, XY बाय CD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आ गई 4/8। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो आ गई 4/8, हमने एरियाज में डील करना है, कर सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ दिस रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज। एरिया ऑफ AXY दैट इज गिवन 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। बस यहां से सॉल्व करो, ये आ गया 16/64। तो एरिया ऑफ ACD, एरिया ट्राइंगल ACD किसके इक्वल आया? 20 इंटू 64 अपॉन 16। तो 16 4 64। तो एरिया ऑफ ACD क्या आया? 20 इंटू 4 80। ACD ये पूरा आ गया। हमने क्या बताना था? ट्रेपीजियम का एरिया। भाई ये 20 है और ये पूरा 80 आ गया, तो ये एरिया कितना आएगा? 60। तो फाइनल आंसर इज 60। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, इफ DE is parallel to AB, DE is parallel to AB, then write the value of 19x। 19x की वैल्यू लिख। अब 19x की वैल्यू लिख सकता हूं प्रोवाइडेड आई नो द वैल्यू ऑफ x। x कैसे फाइंड कर सकते हैं? x तो यहां पर इन्वॉल्व, और क्या गिवन है? DE जो है AB के पैरेलल है। अब DE AB के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल CBA DE is parallel to AB, so what I can use? I can use basic proportionality theorem. CD by DA will be equal to CE by EB। CD by DA का मतलब x plus 3 upon 3x plus 19
is equal to CE, that is x upon EB, that is 3x plus 4. इसको सॉल्व करके कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ x? डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, तो प्लस 13x प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर प्लस 19x, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ जाएगी 19x माइनस 13x 6x इज इक्वल टू 12, तो यहां से x आ गया 2. हमने किसकी वैल्यू बतानी है? 19x. 19x मीन्स 19 into 2, that is 38. So final answer 3838. Now we discuss question number 4. Write the number of points on y-axis at a distance of 50 units from 3,6. 3,6 पॉइंट से 50 यूनिट्स के डिस्टेंस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस कितने होंगे? अब भाई हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं. ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. पॉइंट है 3,6. 3,6. ये दिस इज द पॉइंट 3,6. दिस ठीक. इससे 50 यूनिट्स के डिस्टेंस पर वाई एक्सिस पे. अच्छा, इस पॉइंट के डिस्टेंस को अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? मींस ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यहां से पता लग जाएगा, दैट इज 3. ये डिस्टेंस है 3. हमें चाहिए 50 यूनिट डिस्टेंस. पॉइंट वाई एक्सिस पे होना चाहिए. अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड तो ये कहता है कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए से 0, y, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो 0, y, इसका डिस्टेंस यहां से 50 यूनिट्स. तो इसका और इसका डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, y माइनस 6 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50. तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 प्लस 9, तो प्लस 45 अंडर रूट में, तो दिस इज इक्वल टू 50. स्क्वेयरिंग कर दी तो इधर आ गया 2500. इसको सॉल्व करके यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन y, तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2 वैल्यूज आ जाएंगी. वैसे इतना करने की जरूरत ही नहीं है भाई. 50 यूनिट डिस्टेंस पर चाहिए था पॉइंट, तो y एक्सिस से पॉइंट चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए 50 यूनिट. तो एक पॉइंट इस साइड पे कहीं आ जाएगा, एक पॉइंट इस साइड पे कहीं आ जाएगा आगे जाकर. क्यों? ये तो 3 रहने वाला है, ये 90 का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए 50, क्योंकि पॉइंट इधर चाहिए, ऐसे ही पॉइंट उधर भी आ सकता है. तो हाउ मेनी पॉइंट्स विल यू गेट? यू विल गेट 2 पॉइंट्स. सो फाइनल आंसर इज 0, 2. अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर AB is perpendicular to BC, DC is perpendicular to BC, and DE is perpendicular to AC. AC की लेंथ गिवन है 20, फिगर में BC की लेंथ गिवन है 16. ED की लेंथ हमने लिखनी है, ED is this one, और ये लेंथ हमने लिखनी है इन सेंटीमीटर.
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC means ये एंगल 90 डिग्री। BC is perpendicular to BC. BC is perpendicular to BC means ये एंगल भी 90 डिग्री। DE is perpendicular to AC, ये एंगल भी 90 डिग्री। AC is 20, ये गिवन है। BC is 16 और CD is 5, ये फिगर में मार्किंग हो रखी है। What we need to find? We have to write ED in centimeter. ED की लेंथ लिखनी है। ED ये लेंथ है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब अगर आप ध्यान दो, ED लेंथ इस वाले ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो रही है, इस वाले ट्राइंगल में एक लेंथ और पता है हमारे को 5। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो यहां 16 है, एक लेंथ और पता है AC 20। मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल में 2 साइड्स पता है, छोटे वाले ट्राइंगल में एक साइड पता है, एक फाइंड करनी है। और कुछ ये 90 डिग्री के एंगल्स गिवन है। तो 2 ट्राइंगल्स की साइड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो प्रॉब्लम इज ओवर, क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हों, तो ध्यान देते हैं भाई, ये और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ऑन BC तो डेफिनेटली AB और CD क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए तो ये और ये पैरेलल हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल दे विल बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें ये वाला एंगल 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, ABC is similar to CED। कोई डाउट? भाई A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा था, C, B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा था, E। तो ABC is similar to CED। तो यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखो, AC is 20, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग CD is 5। अब हमने ED फाइंड करनी है। ED के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, BC is given 16 अपॉन ED। मेरे ख्याल से यहां से ED की लेंथ आ जाएगी, ED की लेंथ आ जाती है 16 into 5 by 20, 80 by 20 gives you 4। So the final answer is 04। So next question is question number 6। 3 points P -1 2 A 2K and B K -1 are such that PA is equal to PB। Write the value of 26K। भाई K कहां इन्वॉल्व हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स में इन्वॉल्व हो रहा है K। 26K की वैल्यू लिखनी है, ये तब मिलेगी जब K की वैल्यू मिल जाए। उसके लिए गिवन क्या है, PA is equal to PB। PA डिस्टेंस जो है वो PB डिस्टेंस के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं रिलेशन। भाई PA डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 1, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस K -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस। तो अंडर रूट ऑफ K -1, तो K + 1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। अब ये चीज है, सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, इधर 9 है, इधर 9 है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया, K स्क्वायर -4K + 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करा, K स्क्वायर प्लस 2K + 1, K स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया, इधर करो तो -6K इज इक्वल टू 1 - 4 - 3, तो यहां से K की वैल्यू आ गई 1/2। हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, 26K, तो 26 × 1/2 दैट विल गिव यू 13। So the final answer is 1 3 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। If P A, 3B and Q
2b, minus 3a are the end points of the diameter of a circle having center at 7, minus 3, then write the value of a plus b. a plus b की वैल्यू लिखनी है। ये तब लिख सकते हैं जब हमारे को a मिल जाए और b मिल जाए। a और b कहां इन्वॉल्व है? a और b तो यहां पे इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेट्स। और p और q कैसे पॉइंट्स हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, और सेंटर गिवन है। तो अगर आप ध्यान दो, ये सर्कल का डायमीटर, सेंटर गिवन है 7, minus 3, एंड पॉइंट्स गिवन है a, 3b और इधर है 2b, minus 3a। a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो तब फाइंड कर सकते हैं जब a और b में कुछ रिलेशंस मिले। रिलेशंस कैसे मिलेंगे भाई? ये मिड पॉइंट है, सेंटर है तो डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो a और b में एक रिलेशन x1 plus x2 by 2, तो a plus 2b by 2 is equal to 7, तो 2 into 7 gives me 14, तो एक रिलेशन आ गया a plus 2b is equal to 14। ऐसे ही दूसरा रिलेशन y1 plus y2, 3b minus 3a by 2 is equal to minus 3, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो minus 6, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया b minus a is equal to minus 2, तो b minus a is equal to minus 2। इसको सॉल्व करें, ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया तो 3b is equal to 12, तो b is 4, b 4 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो a comes out to be 6, a 6 b 4, तो हमें तो a plus b लिखना है, 6 plus 4, फाइनल आंसर इज 1, 0, 10। Now we discuss question number 8. In the adjoining figure, BA is parallel to ED, BA is parallel to ED, ये दोनों लाइंस पैरेलल, BD is parallel to EF, ये दोनों लाइंस पैरेलल। Write the value of 10 DF, 10 into DF, ये वैल्यू लिखनी है। अब देखो 10 DF की वैल्यू तब मिलेगी जब DF की वैल्यू मिल जाए। DF ये है, अब ये लेंथ फाइंड करनी है से x। अब कोई ना कोई पैरेलल लाइंस का यूज करना चाहिए। इधर अगर हम देखें x यहां पे इन्वॉल्व है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पता है, ये पता है, x फाइंड करना। अच्छा, इन दोनों की हेल्प से मुझे क्या पता लग सकता है? CF by FD पता लग सकता है। क्यों? CDB ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो 15 by 10 is equal to CF by FD, CF by FD। अब 15 by 10 का मतलब 3 by 2, तो CF by FD 3 by 2 आ गया। मीन्स इफ दिस इज 3K, दिस इज 2K। अब हमने तो 10 टाइम DF पे जाना है, मीन्स हमारे को पहले K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अभी हमने इन दो पैरेलल लाइंस का यूज करा, बट इन दो पैरेलल लाइंस का यूज नहीं करा। ये 9 गिवन है, ये 15, ये 10। अगर आप ध्यान दो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो CE by EB और CD by DA, ये रेशियोज भी क्या होंगी? इक्वल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो 15 by 10, this will also be equal to CD by DA, CD by DA। अब CD, DA पता है हमारे को 9, तो यहां से तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई? CD की वैल्यू ही मिल गई। CD की वैल्यू क्या आ गई? 15 into 9 by 10, 5 3 5 2, तो ये आ गया 27 by 2। CD मिल ही गया हमारे को 27 by 2। हमारे को तो DF को इन्वॉल्व करना था, उसके लिए K चाहिए। अच्छा, ये 3K है, ये 2K है, टोटल कितना हो गया? 5K। और ये किसके इक्वल है?
5k इज इक्वल टू 27/2, तो यहां से k की वैल्यू मिल गई 27/10। अब हमने 10 टाइम्स df बताना है, तो 10 इंटू 2k, तो 2 इंटू 27/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 27 into 2 gives me 54. So the final answer is 5454. Now we discuss question number 9. If P -1, -1 divides the join of A 4, 5 and B -6, -7 in the ratio m/n, in simplest terms with m and n being natural numbers, then write the value of 20 into m plus n. P divides the join of this and this. Line segment A point 4, 5, B point -6, -7, P point -1, -1 divides the join of this in m/n. हमें वैल्यू बतानी है 20 इंटू m प्लस n। वो तब पता लग जाए जब m भी पता लग जाए और n भी पता लग जाए। बट ये जो रेशियो है m/n, दिस इज इन सिंपलेस्ट टर्म्स विद m एंड n बीइंग नेचुरल नंबर्स। तो ये फाइंड कर लेते हैं, रेशियो फाइंड करनी है। तो यहां पे m और n की वैल्यूज चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट -1 इज इक्वल टू m इंटू -6, तो -6m प्लस n इंटू 4, 4n अपॉन m प्लस n। m और n में एक रिलेशन मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इंप्लाइज -m -n इज इक्वल टू -6m प्लस 4n। तो यहां से हमारे पास आ गया 5m इज इक्वल टू 5n, तो m/n इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब 1/1। दिस इज इन सिंपलेस्ट टर्म्स, m और n दोनों नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, 1 and 1 ले सकते हैं, बिल्कुल। तो 1 + 1 2, 2 into 20 40, so the final answer is 4040। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A girl of height 120 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 4.8 meter above the ground, then write the length of her shadow in centimeter after 2 seconds. देखो क्या बोला है, गर्ल ऑफ हाइट 120 इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है, फिगर बनाते हैं। अ गर्ल इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड, तो यहां से द गर्ल इज वॉकिंग अवे एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इफ द लैंप इज 4.8 मीटर, ये है 4.8 मीटर, और गर्ल की हाइट है 120 सेंटीमीटर। क्यों ना इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो दिस इज 480 सेंटीमीटर एंड द गर्ल इज 120 सेंटीमीटर। ठीक, गर्ल की हाइट दे दी 120 सेंटीमीटर। She is walking away at the speed of 1.2 meter per second. After 2 second length of her shadow. अब लैंप पोस्ट है, उस पे लैंप यहां पर है। अब गर्ल की शेडो बनेगी, शी इज मूविंग अवे आफ्टर 2 सेकेंड, सपोज वो यहां तक पहुंच गई। अब 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, आफ्टर 2 सेकेंड कितना दूर चलेगी वो? 1.2 into 2, that is 2.4, that is 240, इतने सेंटीमीटर दूर चलेगी। शेडो की लेंथ निकालनी है। शेडो की लेंथ कैसे बनेगी? सोर्स ऑफ लाइट यहां से,
तो दिस इज द लेंथ ऑफ अर शेडो जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, से x। अब ये x कैसे फाइंड करें? दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द गर्ल, दिस इज गर्ल, दिस इज द लैंप पोस्ट, सारी हाइट सब सेंटीमीटर में लिख लिया हमने। तो अब ये फाइंड करना है, तो क्लियर कट ध्यान में आ रहा था कि ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। क्यों? ये 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, ये एंगल कॉमन, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो 120 by 480 विल बी इक्वल टू x अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड x प्लस 240। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये यहां से यहां मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 120x प्लस 240 इंटू 120 इज इक्वल टू 480x। ठीक, तो यहां से x वाली टर्म्स को इधर कर दो, तो ये आ गया 480x माइनस 120x, 360x इज इक्वल टू 240 इंटू 120, 360 की साइड चेंज करी, ये आ गया 123 जा 240 by 3 gives me 80. So x comes out to be 80. So final answer is 8080. Moving on to question number 11. The point P, x comma y is equidistant from the points 7 comma 1 and 3 comma 5. Write the value of x minus y. क्या बोला है? This point P is equidistant from these two points. x minus y, x और y में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन तो यहीं से मिलेगा। P पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से इक्वल है, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं। P पॉइंट का इससे डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से डिस्टेंस लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें, देखो सबसे पहले तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो गए। अब ओपन करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर से बना वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ओपन करा ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस इसको ओपन करा ये बना वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब सिंप्लीफाई करना है तो ध्यान दो, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस 14x और इधर है माइनस 6x, साइड चेंज करिए तो माइनस 8x, इधर है माइनस 2y, इधर है माइनस 10y, तो प्लस 8y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 34 माइनस इधर है 49 प्लस 150, तो माइनस 50, क्या आ गया माइनस 8x, ये तो बन जाएगा हमारे पास माइनस 16, तो माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x माइनस वाई की, तो आप क्या करो माइनस 8 से डिवाइड कर दो, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर इज 02। And finally, we pass on to the last question of paper 2 as well as of test number 17. Let's read the question. In the given figure given hai, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. XY is parallel to PS. XY किसके पैरेलल है? PS के पैरेलल है। SY ratio YR is 3:2. SY ratio YR is 3:2. 3:2. तो अगर मैं RY ratio YS की बात करूं 2:3. PR is 70. PR की टोटल लेंथ दे रखी है हमारे को, दैट इज 70. राइट द लेंथ ऑफ XZ इन सेंटीमीटर.
एक्स जेड की लेंथ लिखनी है सेंटीमीटर में। देखो टारगेट क्या है, एक्स जेड की लेंथ फाइंड करनी है। एक्स जेड कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स जेड इन्वॉल्व हो रहा है इस ट्राइंगल में। एक्स जेड की लेंथ पर जाना है तो डेफिनेटली इस ट्राइंगल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब हम एक्स जेड पे जा सकते हैं। अब इस ट्राइंगल की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल के साथ होगी। क्यों? हमने कहा एक्स वाई पी एस के पैरेलल है और पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। तो पी एस तो ऑलरेडी क्यू आर के पैरेलल है, मींस ये दोनों पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल आर जेड क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स जेड वाई। तो अगर मेरे को जेड एक्स को इन्वॉल्व करना है तो यहां से मैं रेशियो लिखूंगा कि आ गया आर जेड बाय एक्स जेड इज इक्वल टू आर क्यू बाय एक्स वाई। अब अगर आप देखो तो आर जेड बाय एक्स जेड किस रेशियो के इक्वल है, आर क्यू बाय वाई एक्स वाई। अब ये रेशियोज डेफिनेटली इक्वल हैं, ठीक। अब ये रेशियोज इक्वल हैं, यहां से कहीं ना कहीं अगर मेरे को एक्स जेड को फाइंड करना है तो गिवन इंफॉर्मेशन का यूज होना चाहिए। गिवन इंफॉर्मेशन से एस वाई रेशियो वाई आर इज 3:2। ये रेशियो है 3/2, यहां से देखें तो 2/3। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, आर एक्स वाई यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, आर पी एस यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्स वाई बाय पी एस रेशियो मेरे को मिल सकती है, कौन सी, एक्स वाई बाय पी एस रेशियो मेरे को मिल सकती है। एक्स वाई बाय पी एस रेशियो कैसे मिल सकती है भाई, आर एक्स वाई ट्राइंगल और आर पी एस ट्राइंगल क्या है, डेफिनेटली सिमिलर है, ये इसके पैरेलल है। तो आर एक्स वाई ट्राइंगल और आर पी एस ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो एक्स वाई बाय पी एस रेशियो विल बी आर वाई बाय आर एस रेशियो, आर वाई बाय आर एस रेशियो। अब आर वाई बाय वाई एस रेशियो तो मेरे को पता थी 2:3। तो अगर मैं आर वाई बाय आर एस रेशियो की बात करूंगा, दिस विल बी 2/5। तो एक्स वाई बाय पी एस रेशियो मेरे पास आ गई 2/5। अच्छा मेरे को ये बताओ, पी एस किसके इक्वल है, पी एस तो क्यू आर के इक्वल है। तो यहां से मेरे को एक्स वाई बाय क्यू आर मिल गया, एक्स वाई बाय क्यू आर मिल गया कितना, 2/5। तो आर क्यू बाय एक्स वाई अगर लिखना है तो 5/2। तो ये रेशियो तो मिल गई 5/2। अब एक्स जेड फाइंड करना है, आर जेड नहीं पता। अभी अगर आप ध्यान दो, एक चीज है जिसका यूज ही नहीं हुआ, वो चीज क्या है, पी आर इज 70, ये टोटल लेंथ 70 है, इसका यूज नहीं हुआ। इसका यूज कैसे करें, देखो जब यहां पे 2:3 दे रखा है और ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो आर एक्स रेशियो एक्स पी क्या होगा, 2/3। कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, भाई दिस इज 2/3 तो दिस विल ऑल्सो बी 2/3, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल। अगर ये 2/3 है और टोटल 70 है, तो एक पार्ट 2k एक 3k, तो 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 70, तो k कम्स आउट टू बी 14। k 14 आया तो ये वाला पार्ट जो है 2k कितना आ गया टोटल, 28। तो आर एक्स टोटल आ गया 28, आर एक्स टोटल कितना आ गया 28, और आपको आर जेड बाई एक्स जेड पता है 5/2, ठीक है। अब ध्यान दो, आर जेड बाई जेड एक्स पता है, आर जेड बाई एक्स जेड पता है 5/2, मीन्स अगर आर जेड को मैंने लिया 5k तो एक्स जेड कितना हो गया 2k। तो ये टोटल मिलाकर के क्या बना, आर जेड प्लस एक्स जेड, आर जेड प्लस एक्स जेड आर एक्स, ठीक है। तो 7k इज इक्वल टू टोटल कितना है, ये अभी हमने फाइंड करा आर एक्स, दैट इज 28।
तो यहां से k की वैल्यू मिल गई 4। अगर k की वैल्यू मिल गई 4 तो xz कितना था 2k। 2k मीन्स 2 into 4 दैट इज 8। तो फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 08। And so the discussion of test number 17 of class 10 CBSE is finally over. Hope all of you have enjoyed the discussion. If you have really enjoyed it, then do like our video and also share it with your friends. Thank you.